मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक, विधि के विद्यार्थियों के लिए मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुता विवाह पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। मुता मैरिज, इसे टेम्परेरी मैरिज भी कहते हैं। आइए जानते हैं मुता मैरिज को। मुता विवाह को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। पहली हेडिंग है रिकॉग्नाइजन यानी कि मान्यता। मुता विवाह शिया विधि की अथना अशारिया विचारधारा में ही मान्य है। यह एक अस्थायी विवाह होता है। दूसरी हेडिंग है मीनिंग यानी कि तात्पर्य। मुता का शाब्दिक अर्थ है उपभोग, एंजॉयमेंट या उपयोग यानी कि आनंद। इसीलिए मुता विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद के लिए किया गया विवाह। मुता विवाह का विधिक अर्थ होता है एक निर्धारित अवधि के लिए किसी निश्चित धनराशि के बदले स्त्री पुरुष का संबंध मुता विवाह कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है एसेंशियल कंडीशन ऑफ मुता मैरिज। मुता विवाह की आवश्यक शर्तें। मुता विवाह की निम्नलिखित आवश्यक शर्तें होती हैं। पहली शर्त है कॉम्पिटेंसी यानी कि सक्षमता। मुता विवाह के लिए दोनों पक्षकारों को सक्षम होना चाहिए, अर्थात दोनों पक्षकारों को स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए और इस विवाह को करने के लिए अधिकृत होना चाहिए। जैसे अथना अशारिया मुस्लिम किसी भी संप्रदाय की मुस्लिम महिला से मुता विवाह वैध होता है। अथना अशारिया मुस्लिम पुरुष गैर मुस्लिम महिला से मुता विवाह शून्य होता है। ध्यान देने की बात यह है कि मुता विवाह को संरक्षक द्वारा नहीं कराया जा सकता और यदि कराया जाएगा तो वह विवाह शून्य हो जाएगा या होगा। दूसरी हेडिंग है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रतिषिद्ध संबंध। मुता विवाह वैध तभी होता है जब वह प्रतिषिद्ध संबंधों में न आ रहा हो। यदि मुता विवाह किसी प्रतिषिद्ध संबंधी से किया गया है तो वह शून्य हो जाएगा। जैसे रक्त संबंधी से किया गया विवाह शून्य होता है, निकट के संबंधी से किया गया विवाह शून्य होता है, दात्री संबंधी से किया गया विवाह शून्य होता है, हज यात्रा के दौरान किया गया मुता विवाह शून्य होता है, इद्दत का पालन करने वाली स्त्री से किया गया विवाह शून्य होता है, 4 विवाह बने रहने के दौरान 5वां मुता विवाह शून्य होता है, गैर मुस्लिम महिला से किया गया विवाह शून्य होता है। तीसरी कंडीशन है टाइम यानी कि समय। मुता विवाह का समय निश्चित होना चाहिए। यदि मुता विवाह का समय निश्चित नहीं किया गया है तो उसे निकाह मान लिया जाता है। इसके अंतर्गत एक केस है ऐसी हुसैन वर्सेस राजम्मा 1977 आंध्र प्रदेश के मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा कि यदि किसी मुता विवाह में समय का निर्धारण नहीं किया गया है तो भले ही उस विवाह में मुता शब्द का इस्तेमाल ही क्यों न किया गया हो, फिर भी वह विवाह निकाह हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल। मुता विवाह के पक्षकारों को चाहिए कि विवाह का प्रतिफल सुनिश्चित कर लें, क्योंकि यदि सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो मुता विवाह शून्य हो जाएगा। जैसे A से कहता है कि आपसे 12 वर्षों के लिए मुता विवाह करना चाहता हूँ और 12 वर्ष के उपरांत 12 लाख या 15 लाख रुपए प्रतिफल के रूप में दूंगा। B इसे स्वीकार कर लेती है, यह विवाह शून्य है। नेक्स्ट शर्त है
फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सहमति। मुता विवाह की पांचवी आवश्यक शर्त यह है कि इसे करते समय दोनों पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र हो, अर्थात उसमें किसी भी पक्षकार के द्वारा किसी दूसरे पक्षकार के विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जैसे प्रपीड़न, असम्यकसर, कपट, मिथ्या विभीषण, भूल। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर स्वतंत्र सहमति का वही अर्थ है जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 14 में दिया गया है। नेक्स्ट शर्त फॉर्मेलिटीज यानी कि औपचारिकताएं। तो जहां तक मुता विवाह में औपचारिकता का प्रश्न है, उसमें प्रस्ताव, स्वीकृति आदि का होना आवश्यक है। जहां तक गवाहों का प्रश्न है, मुता विवाह के लिए गवाहों का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह मूलतः सिया विवाह है, क्योंकि सिया विवाह में गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है लीगल इफेक्ट ऑफ मुता मैरिज। मुता विवाह के विधिक परिणाम या विधिक प्रभाव। मुता विवाह के निम्नलिखित विधिक परिणाम होते हैं। तो देख पा रहे हैं आप 7 परिणाम हैं। पहला परिणाम है कोहैबिटेशन इज लीगल, संभोग वैध। मुता विवाह के परिणाम स्वरूप पति पत्नी का शारीरिक संबंध वैध होता है, अर्थात उसे समाज एवं कानून दोनों की मान्यता प्राप्त होती है, अर्थात वह बलात्कार या जारता जैसा अपराध नहीं होता है। दूसरा परिणाम इद्दत। मुता विवाह के विच्छेदित हो जाने पर पत्नी को 2 मासिक धर्म या 2 मासिक चंद्रमास या 4 माह 10 दिन या बच्चे के जन्म तक इद्दत का पालन करना होता है। तीसरा परिणाम डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज यानी कि विवाह विच्छेद। मुता विवाह का विच्छेदन तलाक से नहीं होता है, बल्कि दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की मृत्यु या दोनों पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा किसी दूसरे को छोड़कर चले जाना या मुता विवाह के लिए निर्धारित किए गए समय से बीत जाने से होता है। फोर्थ परिणाम मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण। मुता विवाह वाली पत्नी को मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। हाँ, यदि न्यायालय संतुष्ट है तो उसे धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण दिलवा सकता है। नेक्स्ट पांचवा परिणाम एसोस यानी कि संतानें, संतति यानी कि बच्चे। मुता विवाह से उत्पन्न हुई संतानें धर्मज होती हैं और माता पिता की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट परिणाम है सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार। मुता विवाह के फलस्वरूप पति पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं माने जाते हैं, अर्थात एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरे को उसकी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। एंड लास्ट सातवां परिणाम कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल। मुता विवाह में धन राशि से संबंधित नियम निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, यदि पति पत्नी में शारीरिक संबंध स्थापित हुआ है और मुता विवाह मृत्यु या समय पूर्ण हो जाने के कारण टूट रहा है, तो पति को निश्चित की हुई संपूर्ण धनराशि देनी होगी। दूसरा पॉइंट है, यदि पति पत्नी में मुता विवाह तो हुआ है किंतु शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है और विवाह मृत्यु या समय बीत जाने के कारण टूट रहा है, तो पति को संपूर्ण धनराशि का आधा देना होगा। तीसरा पॉइंट है, यदि मुता विवाह संपन्न हुआ है और समय समाप्त होने के पहले ही पति पत्नी को
छोड़कर जा रहा है तो उसे निश्चित की गई संपूर्ण धनराशि देनी होगी। फोर्थ पॉइंट है, यदि मुता विवाह संपन्न हुआ है और समय समाप्त होने के पहले ही पत्नी पति को छोड़कर जा रही है तो वहां पर पति द्वारा पत्नी को आनुपातिक धनराशि देनी होगी। एंड नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। और निष्कर्ष रूप में विद्यार्थी मुता विवाह को पढ़ने के पश्चात अपनी व्यू ओपिनियन लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।